मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 25 साल है। 5-6 साल पहले मेरी नई शादी हुई थी। मैं अपने शौहर नवीद के हमरा असलम के घर के निचले पोर्शन में बतौर कैडेट आए थे। असलम के ममा बाबा इस वक्त जिंदा थे और असलम कॉलेज के इम्तिहान के बाद रिजल्ट के इंतजार में था। असलम के बाबा ने एक दिन असलम की मम्मा से कहा, नवीद अच्छा इंसान है, काफ़ी बड़ा बिजनेस था, उसका फैक्ट्री में आग ना लग जाती तो आज इसको किराए के घर की ज़रूरत ही ना थी। अपना घर था, इसका माल सप्लाई करने वालों की रकम अदा करने के लिए। इसने अपना घर फरोख्त कर दिया और शादी को भी कितना अरसा हुआ है इसकी। असलम की मम्मा ने कहा, ठीक है ना, जब हम लोग घर पर नहीं होते तो असलम अकेला होता है और वैसे भी हमारे घर में कुछ आबादी तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने हमें किराए पर नीचे वाले पोर्शन में रहने की इजाज़त दी और नवीद और मैं शिफ्ट हो गए। मुझको देखते ही असलम को मुझसे प्यार हो गया था, मगर असलम इस वक्त 21 साल का लड़का था। मगर मेरी उम्र तो इस वक्त भी 25 साल थी। मगर मैं इस वक्त भी बिल्कुल फूल जैसी खूबसूरत थी। अजीब जादूगर सी मोटी ऊँखी, शर्मा सामी सी सुर्ख गाल, लंबी पलकी, 5 फुट 3 इंच कद लंबे सिया बाल। असलम ने सोचा ऐसी ही लालकी से शादी करूँगा, मगर ऐसी कोई और ना थी। मैं तो बस में थी। मेरे शौहर नवीद की वजह असलम मुझको भाभी कहता था। कुछ दिनों बाद असलम के मम्मा बाबा रोड हादसे में वयाटा पा गए। असलम के मम्मा बाबा ने असलम के लिए काफ़ी जायदाद छोड़ी थी, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना था। मम्मा बाबा की वयाटा के वक्त मैंने असलम का ख्याल रखने का सोचा। इस हादसे के नतीजे में मेरे और असलम के दरमियान कुछ बातचीत बन गई थी। मैं वैसे तो किसी भी मर्द को मुंह ना लगाती थी, मगर असलम छोटा था और माँ बाप की मौत का गम बड़ा था, इसलिए मैं कभी कभी इससे बातचीत कर लेती थी। मुझको भी असलम की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आती थी, मगर असलम ने कभी कोई ऐसी बात ना की थी जो मुझको गवारा ना हो, इसीलिए मेरा इस पर कुछ एतबार सा बन गया था। असलम 1-2 बार मेरे काम भी आ चुका था। नवीद के मसापा होने की वजह से एक मर्तबा असलम ने अपनी गाड़ी में मुझे मेरे मुँह के घर ड्रॉप किया था और एक मर्तबा मुझको अस्पताल भी ले गया था। वक्त गुजरता गया, मेरे और असलम के दरमियान अपने घर के फ़र्द की तरह का रवैया कायम हो गया कि गुज़श्ता 1 साल से नवीद गवार में किसी प्रोजेक्ट पर मसापा थे और 2-3 माह बाद ही कुछ दिनों के लिए घर तशरीफ़ लाते थे। उन बरसों में मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, मगर मैं मोती के बजाय खुला हुआ फूल बन चुकी थी। घर में मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर अक्सर तो असलम मेरे घर ही खाना खाता था। मैं इसका खाना ले आती थी। असलम के 1000 कोशिश करने के बावजूद मैं असलम की आंखों से अपने लिए प्यार पड़ने को तैयार नहीं हुई। मेरे और नवीद के तमाम रिश्तेदार असलम के जाने वाले बन गए थे। मेरे माँ बाप के घर भी असलम का आना जाना लगा रहता था, जबकि हमारे रिश्तेदारों की हर शादी की तकाइबा और पार्टी वगैरह में असलम जरूर शामिल होता था। मगर वक्त के चलते असलम ने फैसला कर लिया कि मुझसे इसकी शादी का कोई चांस नहीं है, और मेरी जैसी कोई और लड़की दुनिया में मौजूद भी नहीं है। मुझको भी असलम अच्छा लगता था। वह बहुत परफेक्ट लड़का था, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छा लिबास पहनता, तालीम याटा मास्टर्स के फाइनल का स्टूडेंट था। असलम की दोस्त टीम भी बड़े मकल लोगों के साथ थी। अपने वलिदैन की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी और कारोबार को भी अच्छी तरह देखता था। मेरे जेहन में कभी ऐसा ख्याल तो मौजूद ही ना था कि असलम मेरे हसन का पुजारी हो सकता है। मेरी 2-3 बहनें थीं, एक मुझसे बड़ी और 2 छोटी। बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, मगर छोटी बहनें बहुत ज़्यादा तालीम याटा और इस्लामाबाद में पल बढ़ने की वजह से गैर सदस्य थी। मेरे माँ बाप के घर में मजहबी रुझान ज़्यादा था, इसलिए मेरी बहनों का किसी लड़के से मिलना जलना और दोस्ती करना तो नामुमकिन था। मगर उनके अपने ख़ानदान में तालीम याटा लड़के न होने और रिश्तेदारों के गांव में रहने की वजह से मेरी बहनों के लिए आने वाले ख़ानदान के रिश्तों को मस्टाडा कर दिया गया था। मेरी छोटी बहन हिया और सबसे छोटी अभी, दोनों की अमम असलम से ज़्यादा थी और मेरे दिमाग में शायद यह ख्याल भी था कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना दुरुस्त नहीं है, वरना मेरी बहनें इतनी खूबसूरत और देखने में कम उम्र लगती थी और सबसे अहम बात, उनके चेहरे पर हया और पकीगे की रोशनी सी नजर आती थी, जो कि लड़कों से दोस्ती ना करने आना मिलने की वजह से थी। असलम का मेरे माँ बाप के घर ऐसे ही आना जाना था जैसे मेरे किसी कज़िन आइस्टा का। मेरे साथ कहीं आते जाते मेरी बहनें जब मेरे घर आती थी तो असलम का उनसे भी मनासमना हो जाता था। गाका या और अभी कभी असलम से आमकलम ना हुई थी और ना ही असलम ने उनसे कभी बात की थी, मगर इंसान की मौजूदगी तो महसूस हो ही जाती है। अब असलम ने मुझको हासिल करने का फ़ैसला कर लिया था। अब इसको अपने इस फैसले को अमली शक्ल देनी थी। शाम को असलम घर आया तो इसको यह मौका मिल ही गया।
आज मेरा बच्चा जन बहुत ज्यादा बीमार था। इसका बुखार 2-3 दिन से कम नहीं हो रहा था और शहर का सबसे बड़ा बच्चों का डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था। असलम मेरे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैं बकायली हुई सी अपने कावंडे से बात कर रही थी कि बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। 4 दिन से तमाम डॉक्टरों के पास लेकर जा चुकी हूँ। मुझे डर लग रहा है, आप आ जाए जल्दी। असलम ने मुझको कहा नवीद साहिब से मेरी बात करवा दें। फिर असलम ने मुझसे फ़ोन लेकर उनसे दुआ सलाम की और उनको तसल्ली दी कि जन ठीक हो जाएगा। पायल भाभी खामखा परेशान हो रही है, आप फिक्र ना करो, मैं सब ड्यूटी कर लूँगा। जैसे ही असलम ने मुझे भाभी कहा तो मुझको महसूस हुआ कि कुछ तब्दीली हो गई है। असलम भाभी कहता था मुझको और आज उसने पायल भाभी कहा। मैंने इस वक्त परेशानी में ज़्यादा ध्यान ना दिया। असलम को मेरा नाम लेना अच्छा लगता था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वह मुझको पायल ही कहकर पुकारे, मगर आज असलम ने भाभी के साथ पायल लगाकर कह दिया। असलम ने कहा पायल भाभी आप बच्चों को लेकर गाड़ी में आए और खुद गाड़ी में आकर बैठ गया। इसने अपने दोस्त को प्रदीप को फ़ोन किया जो बच्चों का सबसे मापा डॉक्टर था और उससे अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन था। असलम ने इसको कहा कि अपने बहनोई का पता करो, कहाँ है, इस वक्त मुझे अभी इससे बच्चे को चेक करवाना है। प्रदीप ने कहा अब बच्चे को लेकर उनके घर आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। कुछ देर में मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई। मेरा बच्चा जन बहुत बीमार था, इसको मैंने गोद में ही उठाए रखा। असलम हमको लेकर इस डॉक्टर के घर पर गया, जहां डॉक्टर की बीवी ने अपने भाई के हमरा हमारा पर तपा इस्तकबाल किया और हमको लेकर अंदर आ गई। ड्राइंग रूम से बाहर एक बरामदा था, जहां एक छोटे से कमरे में नीचे बच्चे को बेड पर लिटा दिया। कुछ देर में 2 जूनियर डॉक्टर और एक नर्स भी क्लिनिक से आ गए। डॉक्टर की बीवी ने यह सब इंतजाम घर पर करवाया था ताकि प्रदीप के दोस्त यानी असलम को कोई परेशानी ना हो। वह खुद भी एक खूबसूरत और बाअखलाक खातून थी। डॉक्टर की बीवी ने बरामदे में कीमती काजियों पर हमें बिठाया और मुझको तसल्ली भी देती रही। इतने में डॉक्टर साहब आए और अपने स्टाफ के हमरा मेरे बच्चे के पास चले गए। कोई आधा घंटा रिपोर्ट्स और मरीज का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे और असलम को तसल्ली दी कि कोई भी मिसल नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स से डबेटा लेकर बच्चे को दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इस्लामाबाद में बच्चों के अमाआ के माहिर डॉक्टर की इतनी शोहरत थी कि हर शख्स का उसकी बात पर यकीन था। अब मेरे चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। डॉक्टर ने हमें कुछ हिदायत दी और इजाज़त लेकर क्लिनिक से रुखसत हो गया। डॉक्टर की बीवी ने हमारे लिए कुछ चाय वगैरह का शायद पहले से बताया हुआ था क्योंकि अगले ही मिनट चाय सर्व कर दी गई। इसने मुझको तसल्ली दी। मैंने भी उनको अपने घर आने की दावत दी। कुछ देर बाद असलम और मैं अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही असलम ने मुझसे कहा, पायल भाभी अब तो एकदम से परेशान हो जाती हो, मुझे बताया करो यार कोई भी मिसल हो। मुझको एक झटका सा लगा। असलम पहले भाभी से पायल भाभी पर आया और अब यार भी कह दिया इसने। मुझको कुछ तब्दीली तो लगी थी मगर मैंने इसलिए नज़रअंदाज कर लिया कि शायद वैसे ही रवानी में बोल गया होगा। अब मुझको क्या मालूम था कि असलम ने मेरे हसन को अपनी मंजिल बना लिया है और इस रास्ते पर सफ़र शुरू कर दिया है। मैं जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मुझे अपनी सहेलियाँ कहा करती थी कि पायल तुम तो वाकई में पायल हो। मैं एक बहुत ही नफीस खातून थी। सोफों, दरवाज़ों और घर की हर जगह को साफ़ ही करती रहती थी। मैंने कभी किसी बर्तन ने खाना ना खाया था जिसको मैं अपने हाथ से धो ना लूँ। शादियों और रेस्टोरेंट्स में भी मैं अपनी प्लेट, चमचा, कप और डिस्बल ग्लास साथ लेकर जाती थी। लान की काजियों को भी मैं रोजाना शैम्पू से धोती थी। मेरी फितरत ही कुछ ऐसी थी, जिस चीज़ को कोई और छूले में इसको धोकर ही इस्तेमाल करती थी। बल्कि मैं सब्जी और फ्रूट को भी धोकर रखती थी। असलम की कुछ बातों को मैंने महसूस जरूर किया था कि वह मुझे पसंद करता है, मगर हालात ऐसे थे कि मेरा ध्यान ही ना रहा। मैं इस तब्दीली पर गौर करूं। मेरा कावंड महीने 2 महीने बाद घर आता था और चंद रोज गुजार कर फिर चला जाता। इसका गवार में कंस्ट्रक्शन का कोई बड़ा मंसूबा जेर तक मिल था। मेरे लिए असलम घर का ही फर्द था और मेरे शौहर को भी असलम पर एतबार था। वैसे एतबार तो इसको असल में मुझ पर था। वो जानता था कि मैं एक हेडा लड़की हूँ। अगर अकेली सारी दुनिया के सफ़र पर भी निकल जाऊं तो इसको मुझ पर एतबार था। कुछ दिनों में मेरे बेटे की तबीयत बहुत बेहतर हो गई कि असलम का मेरे पास आना जाना जारी था। अक्सर तो असलम मेरे हाथ का नाश्ता खाना खाने के लिए ही हाजिर हो जाता था। मेरी रिश्तेदारों में काल्ड की शादी होने वाली थी और यह शादी भी मेरे मामू के बेटे की थी।
इसलिए मुझको हर हाल में जाना तो था और यह शादी भी सवाद में होनी थी। और मेरे लिए एक मिसल यह भी था कि मैं किसी दूसरे के घर में सुना सकती थी, बल्कि मैं अपने माँ बाप के घर भी रात को ना रुकती थी। अब यह शादी खानदान की थी, ना तो मैं वहीं जाकर रह सकती थी और ना ही इसमें शिरकत से इनकार कर सकती थी। करते करते शादी के दिन करीब आ गए। शाम को मैं अपने शौहर से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवाद जाने का। मेरे शौहर ने भी मुझको कहा कि ड्राइव का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम कल सुबह ही निकल जाओ। शाम की बारात है, बारात में शिरकत कर लो। दूसरे दिन वलीमा है, एक दिन खाला के घर शिरकत कर लो, दूसरे दिन मामू की तरफ हो आना। मैंने कहा इतना लंबा सफ़र में ड्राइव के साथ कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट भेज देती हूँ। इतने में असलम मेरे घर दाखिल हो गया। मैं ड्राइंग रूम में बैठी शौहर से बात कर रही थी। असलम को देखकर मैं उठकर कमरे में चली गई, मगर असलम को कुछ ना कुछ मामला समझ आ गया। मैं जैसे ही कमरे से ड्राइंग रूम में आई, असलम मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा असलम तुमको कितनी बार मना किया है, हाथ धोकर खिलौनों को टच किया करो, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते हो और अब मुझे बच्चों के कपड़े बदलवाने पड़ेंगे। असलम ने कहा पायल भाभी प्लेस बाद में चेंज करवा देना, अभी तो बच्चों से खेलने दी। असलम रिंग्स लेकर बच्चों के साथ खेलता रहा, जबकि मैं धन पिसट हुए सोचने लगी कि अब खिलौने भी धोने पड़ेंगे। असलम ने कहा पायल भाभी शादी में नहीं गई, आपकी वलीद की तरफ से तो सब लोग जा चुके हैं। मैंने पूछा तुमको कैसे पता? असलम ने कहा राहिल से बात हुई थी, मेरी फ़ोन पर राहिल मेरा भतीजा था। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। असलम ने कहा आपके मामू और खाला की तरफ से मुझे भी दावत दी गई है, आप ही ने कार्ड दिए थे ना, मुझे जाना तो मैंने भी था, मगर आप नहीं जा रही तो मेरा उनसे आपकी वजह से टापा है ना, मैं कैसे अब अच्छा तो नहीं लगता। वहाँ सब लोग तो आपकी वजह से मुझे जानते हैं, चुल्लू फिर मैं भी नहीं जाता। अब मैं मुश्किल में पड़ गई, मैं असलम को शादी में जाने का भी नहीं कह सकती थी। इस तरह तो मैं शादी में ना जाने का बहाना भी ना कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मामू की एक बेटी मेरी भाभी बनने वाली थी। ऐसे में असलम का ना जाना ही दुरुस्त था, ताकि मैं अकेले सफ़र ना कर सकने का बहाना तो कर लूँगी। मगर मैं जानती थी कि सलमअब्द में जब कभी मामू ने पूछा तो कह देगा कि पायल नहीं गई थी शादी में, तो मेरा वाना था शिरकत करने का। अब मेरे पास शादी में शिरकत के अलावा दूसरा रास्ता ना था, बल्कि असलम के जाने की सूरत में तो मैं किसी ड्राइवर के साथ जाती तो भी अच्छा ना लगता। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कमरे में जाकर अपने शौहर को सूरत हाल बताई और सुबह सवेरे असलम के साथ सवा जाने का बता दिया। मैंने वापस आकर असलम को कहा तुम्हारी वजह से मुझे शादी में जाना ही होगा, सवेरे जल्दी जाना है और तुम हमको अपने साथ ले जाओगे, मैं किसी ड्राइवर के साथ चली जाऊं? असलम ने कहा नहीं, मैं आपको लेकर किलूंग। दूसरी सुबह असलम शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। इसने अपनी ज़रूरत की ज़े और कपड़े वगैरह बैग में पैक करके गाड़ी में शिफ्ट करवा दिए। असलम तैयार होकर नीचे वाले पोर्शन में आ गया ताकि मेरे साथ नाश्ता कर सके। असलम ने ड्राइंग रूम से मुझको आवाज़ दी तो मैंने कमरे से ही आवाज़ देकर कहा असलम बैठो तो मैं आती हूँ। मतलब यह था कि असलम कहीं कमरे में ही ना आ जाए। कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मगर मैंने कभी असलम को कमरे में दाखिल होने की इजाज़त ना दी थी। फिर मैंने असलम को व्हाट्सएप पर कॉल की और कहा तुम अपने शेफ से नाश्ता बनाकर भिजवा दो मेरे लिए और पार्लर वाली के लिए, मुझे अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मामू लोग दिन को ही बारात कर लेंगे, इसके बाद हमारे पहुंचने का फ़ायदा ना होगा। असलम ने कहा पायल भाभी मैं तैयार हूँ, बस निकलने की देर है, नाश्ता मैं भिजवा देता। असलम ने सुल्ताना के हाथ नाश्ता भेजिया, मैंने और पार्लर वाली ने नाश्ता कर लिया तो मैंने सुल्ताना को कहा कि बच्चों को जगा कर नहला दो, मेरा कुछ वक्त लगेगा तैयार होने में। मैंने साथ ले जाने के लिए अपने और बच्चों का सामान रात को ही सूटकेस में पैक कर दिया था। फिर मैं उठकर गई और बच्चों के कपड़े जूते निकालकर सुल्ताना को दिए। मैंने कहा बच्चों को नाल का नाश्ता भी करा देना। सुल्ताना ने कहा मैडम अब फिक्र ना करें, हो जाएगा। मैं फिर से पार्लर वाली को साथ लेकर कमरे में चली गई। फिर काफ़ी देर बाद कोई सुबह के 9:30 बजे असलम की मुझे कॉल आ गई कि आ जाओ। मैंने कहा बच्चों को तो बिठाओ, मैं आ रही हूँ। सुल्ताना मुलाजिम बच्चों को और सूटकेस कॉल आई। असलम ने सूटकेस गाड़ी में रखवाया और बच्चों से प्यार करने लगा। असलम ने बच्चों को पिछली सीट पर बिठाया और मेरा इंतजार करने लगा। फिर मैं दरवाजे से बरामद हुई। मैंने बेटिना को खुदा हाफिज कहा और दरवाज़ा लॉक करके चाबी पस में रख दी। फिर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और असलम मुझको देखने लगा।
मैं आकर गाड़ी में बैठी और बच्चों को देखा। वो आराम से पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मैंने असलम को इशारे से कहा चुल्लू। असलम भी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मोटाव की तरफ रुख कर लिया। जैसे ही असलम ने मोटाव टूल प्लाजा क्रॉस किया तो असलम ने कहा पायल भाभी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत। मैंने मसनई गुस्सा करते हुए कहा बस करो असलम, धायना से गाड़ी चलाओ। असलम ने कहा शादी की सब लड़कियों को आग लग जाएगी क्योंकि कोई इतनी खूबसूरत नहीं होगी। वाह, मैंने कहा असलम अब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छी और प्यारी होंगी। हुआ। इसके साथ ही मैंने हाथ बढ़ाकर ब्लूटूथ ऑन किया और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया। गाड़ी में नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल गूंजने लगी। गाड़ी मोटाव पर सवाद की तरफ दौड़ रही थी। गाड़ी में नुसरत फ़तेह की गज़ल गूंज रही थी। असलम सफ़ेद शलवार कमीज में मलबस, एक हल्की लेमन रंग की बास्केट पहने हुए था। बाई बाजू की आस्तीन चढ़ाए असलम ड्राइविंग कर रहा था। मैं अच्छे मूड में थी और अपना पसंदीदा म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। तभी फिर असलम ने कहा पायल भाभी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही होंगी। मैंने गुस्से से असलम को देखा और बोली तुमको लड़कियों की तरफ आने की इजाज़त नहीं होगी वहाँ, और यह तुम अब मुझसे कैसे बात करने लगे हो। असलम ने कहा किस्म से पायल भाभी अब आज बहुत प्यारी लग रही है। मैंने असलम को घूरा तो वह खामोश हो गया। रास्ते में बच्चों की वजह से हमको एक जगह रुकना भी पड़ा, मगर मैं अपनी पसंदीदा गज़लें सुनते हुए खाला के घर पहुंच गई। मेरे एक कज़िन ने असलम को गाड़ी घर के अंदरूनी गेट तक ले जाने का इशारा किया और खुद भी जाकर गेट पर खड़ा हो गया। मैंने कहा असलम तुमने मरदम वाली साइड पर ही रहना है और हम शाम को हम लोग मामू के घर चले जाएंगे। असलम ने गाड़ी की डिग्गी से अपने और मेरे लाए हुए तोहफे निकालकर वहाँ उस कबल के लिए मौजूद खाला के सुपुर्द किए और गाड़ी वापस करके साइड पर पार्क कर दी। दोपहर का वक्त था और मेहमानों के खाने का सिलसिला चल रहा था। मेरा कज़िन अजीम असलम को अपने साथ ले गया और एक कमरे में बिठाया और कहा अब सफ़र करके आए ही फ्रेश हो जाए, चेंज करने बारात सुबह के 3 बजे तक आएगी। असलम ने कहा 3 घंटे का सफ़र नहीं था, अभी फ्रेश हूँ, कोई आराम किया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहमानों के साथ ही बैठता हूँ, अब टकऊपा ना करें आप, मसापा है, मैं बाहर चलता हूँ। असलम अजीम के साथ ही बाहर आ गया जहाँ ज़मीन लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। मकमी मेहमान ज़्यादा थे और पश्तो ही बोलते थे। मेरे कुछ रिश्तेदार असलम के जाने वाले थे। वह असलम के पास आकर बैठ गए और उधर उधर की बातें होने लगे। खाना वगैरह खाने के बाद असलम बाहर निकल गया। कोई सुबह के 3 बजे के बाद एक लड़का इसको बुलाने के लिए आ गया। जब असलम शादी वाले घर पहुंचा तो बारात आ चुकी थी और मेरे मामू और मामू के बेटों ने टैग के साथ असलम से मुलाकात की और शक किया कि अब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और बारात के हमरा तशरीफ़ लाते। असलम ने बताया कि शाम को उनकी तरफ आने का इरादा है। बारात के हंगामे खत्म हुए तो असलम कमरे में आ गया और आराम करने लगा। शाम को सुबह के 7 बजे के बाद इसको दस्तक देकर उठाया। मेरा कज़िन था। इसने मेरा सूटकेस गाड़ी से निकालने का कहा। असलम ने गाड़ी से अपना बैग निकाला और मेरा सूटकेस भी। असलम बैग लेकर कमरे में आया और अपना एक लिबास निकालकर स्त्री करवाने के लिए दिया। फिर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर कमरे में आया तो इसका स्टाइल्ड लिबास बेड पर रखा हुआ था। असलम ने लिबास पहना और बाल दुरुस्त किए और बाहर निकल आया। बाहर मेहमान रुखसत हो चुके थे और टेंट वाले सामान समेट रहे थे। फिर मेरे खालू इसको सहमी टेबल पर ले गए जहीं चाय वगैरह का इंतजाम था। चाय से पाग होकर मैंने असलम से कहा कि गाड़ी निकालो और सामान गाड़ी में शिफ्ट करो। एक बच्चा असलम का बैग कमरे से उठा लाया और गाड़ी के पास मेरा सूटकेस भी मौजूद था। इतने में मैं उनके घर की सारी कावटिना के हमरा निकल आई। असलम ने सामान डिग्गी में रखवाया। मेरी खाला ने भी असलम के सर पर हाथ फेरा और सब मर्दों ने भी रुखसत किया। असलम ने गाड़ी मेरे मामू के घर की तरफ डराना शुरू कर दी। कोई 20 मिनट बाद मेरे मामू के घर पर हमारा इस्तकबाल किया गया। असलम को एक बड़े हलनमा कमरे में बिठाया गया जहां फर्श पर कालीन और गद्दे बिछे हुए थे। कमरे के एक कोने में अंगीठी में लकड़ियां जल रही थी। मौसम तो सर्दी का ना था मगर यहीं शाम के बाद काफ़ी सर्दी थी। मबाऊम ने असलम को एक शाल भी लाकर दे दी थी। हाल में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जिनमें मेहमान और मेजबान भी शामिल थे। शादी की सागिया में हम रात देर तक जागते रहे। फिर असलम को एक कमरा दे दिया गया। दूसरे दिन वलीमा था। असलम का बैग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। असलम देर तक सोता रहा। फिर मैंने असलम को फ़ोन पर कॉल करके समझाया कि दिन की रोशनी में यहाँ से निकल जाना है हर हाल में, वरना मेरे ख़ानदान वाले शाम के बाद मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे।
शाम को सुबह के 4 बजे असलम और मैं बहुत मुश्किल से इजाज़त लेकर मामू के घर से रुखसत हुए। असलम गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था, जबकि मैं असलम के साथ शादी की बातें करती रही। कुछ देर बाद मैंने म्यूज़िक ऑन कर दिया। मैं हमेशा खूबसूरत म्यूज़िक का इंतखाब करती थी। रास्ते में 2 मरतबा मेरे घर वालों और मेरे शौहर ने कॉल की, मगर मैंने भी झूठ बोल दिया कि टायर खराब हो गया था गाड़ी का, इसलिए लेट हुए हैं। अब घर के करीब हैं। फिर मैंने कहा असलम जल्दी चलो, सबको फिक्र हो रही है। हम घर पहुंचेंगे तो वह फ़ोन करना छोड़ेंगे वरना बार बार पूछेंगे। असलम ने कहा पायल भाभी यार अब बोल दो, हम घर पहुंच गए हैं, फिर कोई कॉल नहीं करेगा। हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और आपको नौशहरा ले जाता हूँ। वहाँ रास्ते में चप्पल कबाब वाला है, बहुत मशहूर है। हम कबाब खाते ही फिर रात को पहुंच ही जाएंगे। मैंने कहा असलम बुरी बात है ना झूठ बोलना। असलम ने कहा फिर तो बार बार आपको वारंट देनी पड़ेंगी। जिंदगी अपनी है मगर मर्जी अपनी नहीं। फिर मैं असलम पर दबाव ना डाल सकी और असलम की बात मानने के लिए मजबूर हो गई और कहा कितना वक्त लगेगा नौशहरा से जाने का। असलम ने कहा जितना आप कहोगी इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर मेरे शौहर की कॉल आ गई। मैंने अपने शौहर को बताया कि इस्लामाबाद के करीब हैं, बस आधे घंटे में घर होंगे। इसने कहा बच्चों को जल्दी सुला देना और खुद भी आराम करना, सफ़र से थके हुए होगे तुम लोग, अब मैं सुबह कॉल करूंगा। असलम ने गाड़ी नौशहरा की तरफ मोड़ दी। काफ़ी देर बाद इटी रोड पर एक जगह गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ बाहर तो काफ़ी रश था, मगर यह जगह कोई आम सी देहाती तरस की थी। कुछ हुग्गीम सी बनी हुई थी, कुछ कच्ची सी दुकानें। इन दुकानों में से एक दुकान पर कबाब बनाए जा रहे थे और सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर ही था। असलम ने कहा बस मैं आता हूँ 5 मिनट में, अब बैठो। मैंने कहाँ जा रहे हो तुम? असलम ने कहा वह सामने कबाब की कढ़ाई के पास, वहाँ से आपको देखता रहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। फिर असलम मुस्कुराता हुआ गाड़ी से निकलकर कबाब वाली दुकान पर चला गया। वहाँ कुछ देर खड़ा रहा और कबाब बनवाता रहा। कुछ देर बाद असलम कबाब एक प्लास्टिक सपाआ में लेकर आ गया। जैसे ही कबाब गाड़ी में आए तो उसकी इस्ताहंगा खुशबू से मुझको भूख लग गई। असलम ने गाड़ी निकाली और कुछ दूर जाकर रोड साइड पर रोक ली। फिर असलम ने गाड़ी की डिग्गी से कपड़े के नैपकिन निकालकर लाया और एक मुझको दिया, दूसरा खुद लिया। असलम ने कबाब वाला सपाआ खोला और उसमें से एक अखबार निकालकर उस पर एक रोटी रखी और रोटी के ऊपर 2-3 कबाब रखकर मुझको पकड़ा दिए। फिर असलम ने एक अखबार में एक रोटी पर कबाब के टुकड़े करके रखे और पीछे बच्चों के दरमियान रखे ताकि बच्चों को कबाब तोड़ने में दुश्वारी ना हो, और सीट के पीछे से पानी की बोतलें निकालकर सबको एक एक बोतल पकड़ाई। इसके बाद असलम ने अपने लिए भी खाना निकाला और मज़े से गोद में रखकर खाने लगा। गरम गरम कबाब वाकई बहुत मज़ेदार थे। सबने खाना खाया और फिर असलम ने सबसे अखबार वगैरह लपेटकर एक सपाआ में डाले और बाहर रखकर आ गया। मैंने कहा असलम बहुत अच्छे कबाब हैं, तुम तरीका पूछ लेते उनसे कैसे बनाते हैं, मैं घर में बना लेती कभी। गाड़ी नौशहरा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी। रात की टाइकी फैल चुकी थी। बच्चा पिछली सीट पर सोया हुआ था, जबकि बच्ची वीडियो गेम खेल रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था क्योंकि बारिश की वजह से सर्दी सी हो रही थी। गाड़ी की स्क्रीन पर वाइपर पानी को साफ करने में मसापा थे, जबकि गाड़ी में अटल नियाजी का गाना धीमी धीमी आवाज में चल रहा था। असलम की उंगली म्यूजिक के साथ सटम पर टाई कर रही थी। मेरा मूड बारिश की वजह से मजीद खुशगवार हो गया था, वरना देर हो जाने के बाइस कुछ देर कब मैं गुस्से में थी। गाड़ी में अब भी कैली कबाब की खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि असलम ने घर ले जाने के लिए भी कबाब पैक करवा लिया था, शायद मुलाजिमों के लिए या किसी दोस्त के लिए। कोई 1.5 घंटे बाद असलम ने गाड़ी घर में दाखिल की। बारिश अभी भी जारी थी। मैंने मुड़कर बच्चों की तरफ देखा और फिर असलम की तरफ देखा। असलम ने कहा पायल भाभी अब जाओ अंदर, बच्चे पहुंच जाते हैं, फिक्र ना करो। मैं अपना हैंडबैग लेकर गाड़ी से निकली और बारिश की बूंदों में तेज तेज कदम उठाती घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। चंद कदम का ही फासला था, फिर मैं दरवाजे के शेड के नीचे पहुंच गई और बारिश से महफूज हो गई। फिर मैंने हैंडबैग से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर एक बार मुड़कर असलम की तरफ देखा और अंदर चली गई। मैं घर की लाइट्स रोशन करने लगी जबकि असलम ने मेरी बच्ची को उठाया और अंदर लेकर आ गया। वापस आकर असलम ने गाड़ी की चाबी ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रखी और मुझको बताया आप फ्री हो जाओ तो मलमूम से सामान निकलवा लेना गाड़ी से और चाबी भेज देना। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं और आपके लिए कबाब भी गाड़ी में है। असलम ऊपर अपने पोर्शन में आ गया।
दूसरे दिन सुबह असलम नाश्ते के वक्त मेरे पोर्शन में दाखिल हुआ। मौसम खुशगवार हो गया था। बाहर शोक चमकीली धूप चमक रही थी। जैसे ही असलम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। इसने मुझे आवाज़ दी। असलम की आवाज़ सुनकर मैंने किचन से ही असलम को आवाज़ दी। असलम तुम 2 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। फिर कुछ सोचकर मैं किचन से निकली तो असलम मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं किचन से निकलकर कमरे की तरफ